अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने सिलेक्शन स्टेटमेंट पढ़नी है कि अगर हमने एल्गोरिदम में सिलेक्शन स्टेटमेंट लिखनी हो तो हम उसको किस तरह से लिखते हैं। सिलेक्शन स्टेटमेंट बेसिकली डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होती है और ये हमें बताती है कि अगर हमारे पास 3 या 4 स्टेटमेंट्स हैं और हमने उनमें से कोई एक सिलेक्ट करनी है तो हम क्या करते हैं, हम सिलेक्शन स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। सिलेक्शन स्टेटमेंट बेसिकली गिवन कंडीशन को पहले चेक करती है और फिर उसकी बेस पे डिसाइड करती है कि स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी या स्किप कर देंगे हम उसको। तो इसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं और उसके लिए हमारे पास जो एल्गोरिदम में हम लिखते हैं उसमें हम लिख ये सिंटैक्स है। इफ फिर हम कंडीशन देते हैं, जो भी क्राइटेरिया बेसिकली हमने बनाया होता है कि ये वैल्यू ग्रेटर देन 10 है, वैल्यू इक्वल्स टू 10 है, ये नॉट इक्वल्स टू 10 है, देन इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दो और एंड कर दो। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, इसका आंसर ट्रू आएगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और अगर इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा तो वो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करता बल्कि इसको स्किप करके आगे मूव कर जाता है। ये तो उस केस में हो गया जब हम ये डिसाइड करें कि स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी या स्किप होगी। तो ये एक फॉर्म होती है और दूसरी हमारे पास फॉर्म होती है, इसमें हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, हमने उनमें से कोई एक सिलेक्ट करनी है। ये एक ही ऑप्शन है, या हमने सेलेक्ट करना है या छोड़ देना है। तो उसमें हम सिंपल इफ़ यूज़ करते हैं और अगर हमारे पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस हों और हमने डिसाइड करना हो कि कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करनी है और कौन सी स्किप, तो उसके लिए हम इफ़ एल्स यूज़ करते हैं। मेथड इसका भी सेम है, इफ़ का कीवर्ड लिखना है, फिर कंडीशन क्राइटेरिया देना है, देन ब्लॉक ए। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये ब्लॉक ए एग्जीक्यूट होगा, बाकियों को छोड़ देगा और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ब्लॉक ए को छोड़ देगा और एल्स पे आएगा और दूसरे वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा। तो अगेन ये डिपेंड किस पे कर रहा है, कंडीशन पे। तो इसको लिखने का मेथड इसी तरह से हम लिखते हैं। अभी हम कोई एल्गोरिदम देखते हैं। ये देखें, यहाँ पे एल्गोरिदम नेम ग्रेटर नंबर, राइट एन एल्गोरिदम टू फाइंड ग्रेटर ऑफ टू गिवन नंबर्स। दो नंबर्स हैं जिसमें हमने ये फाइंड करना है कि ग्रेटर नंबर कौन सा है। अब ए और बी दो नंबर हैं तो हम लिख सकते हैं या तो ए बड़ा होगा या बी बड़ा होगा। स्टार्ट किया, इनपुट टू नंबर्स हमने इनपुट लिए हैं, यहाँ पे आप रीड भी लिख सकते थे या आप गेट भी लिख सकते थे और उसके बाद कंडीशन देखें इफ, और ये बेसिकली कंडीशन है, ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ए बी से बड़ा है देन ये देखें आउटपुट के लिए हमने प्रिंट लिखा है और यहाँ पे हम और क्या लिख सकते हैं, डिस्प्ले। प्रिंट क्या करवा दो, ए इज ग्रेटर। और अगर ये फॉल्स हो जाती है, ए इज ग्रेटर देन बी फॉल्स हो जाती है, तो वो क्या करेगा, इसको प्रिंट नहीं करवाएगा, इसको स्किप कर देगा, नेक्स्ट पे आ जाएगा एल्स पे। और एल्स में क्या लिखा हुआ है, प्रिंट बी इज ग्रेटर। तो इन दोनों में एक वक्त में कोई एक कंडीशन चलेगी क्योंकि दोनों एक वक्त में ट्रू नहीं हो सकते। या तो ए ग्रेटर होगा या बी ग्रेटर होगा या फिर दोनों इक्वल होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक वक्त में ए बी से बड़ा और बी ए से बड़ा हो। तो इस तरह के केसेस में हम क्या करते हैं, इफ एल्स लगाते हैं जब दो ऑप्शंस हैं और उनमें से हमने कोई एक सिलेक्ट करनी है और लास्ट पे हम एंड इफ लिखते हैं, जो ये बताता है कि ये सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो है, इफ जो हमने यहाँ पे शुरू किया था वो अब यहाँ पे एंड हो चुका है और जब प्रोग्राम एंड होता है तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एग्जिट। या इसके अलावा आपने इससे पहले एंड भी लिखा था। ओके, इसके बाद ये उसी को प्रोग्राम में लिखा हुआ है, प्रोग्राम में हमने इसे नहीं करना। अच्छा, अब उसी तरह का एक और एल्गोरिदम है जिसमें नेस्टेड इफ यूज़ किया हुआ है। नेस्टेड इफ का मतलब ये है कि अगर आप एक इफ स्टेटमेंट के साथ, ये देखिए मैंने एक यहाँ पे लिखी हुई है, एक इफ स्टेटमेंट लिखी हुई है, उसके फ़ौरन बाद, इफ के फ़ौरन बाद अगर आप एक और इफ स्टेटमेंट लिखेंगे तो उसको हम बोलते हैं कि ये नेस्टेड इफ है। अब अगर 3 नंबर हैं और हमने चेक करना है कि ए बड़ा है, तो हमने उसे बी से भी कंपेयर करना है और सी से भी। अगर दोनों से बड़ा होगा तो ए बड़ा होगा, अगर बी से बड़ा है और सी से छोटा है तो इसका मतलब है कि ए बड़ा नहीं है। तो जब आप 2 इफ कंडीशंस बगैर किसी गैप के या इनके दरमियान में आप देखें और कोई स्टेटमेंट नहीं है, इफ के बाद देन में एक और इफ एक साथ ही आ गया, तो इसको हम नेस्टेड इफ बोलते हैं। तो हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा इफ स्टेटमेंट को नेस्ट भी बना सकते हैं। तो मेथड वही है, इफ देन फिर इफ एक और कंडीशन आ गई है, देन अगर बी से भी बड़ा है सी से भी बड़ा है तो फिर अब हमने क्या प्रिंट करवा देना है, यहाँ पे देखें, प्रिंट ए इज ग्रेटर और एल्स सी इज
ग्रेटर। अब ये एल्स किसका है, पहले इफ का या दूसरे इफ का? तो इसमें क्या होता है, जो सेकंड वाला इफ है वो पहले क्लोज होगा, ठीक है? ये इस इफ का एल्स है। जो सेकंड में स्टार्ट होता है, जो इनर मोस्ट सबसे अंदर वाला होता है वो पहले क्लोज होता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके पास ब्रैकेट्स होती हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा सकूं, तो जैसे आपके पास ब्रैकेट्स होती हैं, आप सबसे पहले अगर मैं डिफरेंट ब्रैकेट्स यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने ये ब्रैकेट लगाई है, फिर ये ब्रैकेट लगाई है, फिर सर्कुलर ब्रैकेट लगाई है। तो आपको पता है सबसे पहले कौन सी ब्रैकेट क्लोज होगी, सर्कुलर, फिर कर्ली ब्रैकेट और फिर स्क्वायर ब्रैकेट। तो जिस तरह ये ब्रैकेट का सीक्वेंस है कि इनर मोस्ट सबसे पहले एंड होती है, फिर उसके बाद सेकेंड वाली और फिर फर्स्ट वाली। तो इसी तरह जब आप लूप लगाएंगे, सॉरी नेस्टेड इफ लगाएंगे, तो जो सबसे अंदर वाला इफ है सबसे पहले उसका एल्स आएगा। उसके बाद आपके पास किसी दूसरे का पहले इसका एल्स है, अगर ये एफ जो इनर मोस्ट था इफ उसका एल्स और एंड इफ ये भी इसी सेकंड वाले का है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती, इफ ए इज ग्रेटर देन बी फॉल्स हो जाता, तो फिर उसने यहाँ पे आना ही नहीं था, उसने क्या करना था, डायरेक्ट एल्स पे आ जाना था। ये देखें फर्स्ट वाले इफ का एल्स बाद में आया है, ठीक है? फिर वो चेक कर रहा है कि अगर ए बी से बड़ा नहीं था, तो चेक करो, इसका मतलब था बी बड़ा है, तो फिर चेक करो क्या बी सी से बड़ा है? अगर बी सी से ग्रेटर है तो वो क्या प्रिंट करवा देगा, बी इज ग्रेटर। एल्स वो क्या कर देगा, सी इज ग्रेटर। तो अब इसका एल्स जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ गया, इसका एल्स, और ये एंड इफ हो गया। और इस एंड इफ के बाद जो सबसे पहले वाला इफ था वो एंड हुआ है, इसलिए ये दोनों आए। ये जो एंड इफ है ये हमारे पास बेसिकली ये ग्रुप है, और ये जो एंड इफ था ये नेस्टेड इफ का था। और ये जो फर्स्ट इफ स्टेटमेंट हमने लगाई थी ए इज ग्रेटर देन बी, ये उसके लिए एंड इफ यूज हुआ है। इसको आप खुद पढ़ें तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा अगर आप वन बाय वन इन स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे रिटर्न फॉर्म में लिख के। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगेन आ जाते हैं लूपिंग स्टेटमेंट्स। आई थिंक मैं ये आपको सारा चैप्टर करवा चुकी थी, खैर डाउट था इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ। अगर आप भूल गए हैं तो कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, अगर मैंने नहीं करवाया हुआ और आपको समझ नहीं आ रहा तो। करवाया हुआ है तो फिर ये आप लोगों के लिए रिवीजन है, कोई क्वेश्चन होना नहीं चाहिए। ओके, द लूपिंग स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? ओके, सबसे पहले सिलेक्शन हमने पढ़ा है, तो सिलेक्शन में हमने ये किया था कि या तो एग्जीक्यूट होना है या स्किप हो जाना है। तो लूपिंग में ये होता है कि हम स्टेप्स को रिपीट करते हैं। अगर मैंने 2 स्टेटमेंट्स 10 दफ़ा रिपीट करनी है, तो मैं उन्हें 10 दफ़ा लिखूँगी नहीं, बल्कि क्या करूँगी, उनके ऊपर एक लूपिंग स्टेटमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट लिख दूँगी जो ऑटोमैटिकली उनको रिपीट करेगा। तो हमारे पास 2 तरह के लूप्स होते हैं, एक होता है रिपीट फॉर लूप और दूसरा होता है रिपीट व्हाइल लूप। अब फॉर और व्हाइल 2 लूप्स बेसिकली एल्गोरिथम में जब हम लिखते हैं, तो उनका सिंटैक्स क्या है, उसके लिए यहाँ पे ओके, यहाँ पे आप लिखते हैं रिपीट। रिपीट बेसिकली क्या है, कीवर्ड है। यहाँ पे आप लिखते हैं स्टेप्स। स्टेप्स वो बताते हैं आप जिनको आपने रिपीट करना है। स्टेप नंबर 4 को, स्टेप नंबर 5 को, स्टेप नंबर 6 को, या स्टेप नंबर 2 से 6 तक जितने स्टेप्स आपने रिपीट करने होते हैं वो लिखते हैं कि रिपीट करो। और जो स्टेप्स रिपीट करने हैं, या जो स्टेप्स यहाँ पे मतलब स्टेटमेंट्स, जिन स्टेटमेंट्स को आपने बार बार रिपीट करना है वो यहाँ पे लिखती हैं। उसके बाद फोर कीवर्ड है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंडेक्स। ये इंडेक्स वैल्यू आई वैल्यू टू एफ वैल्यू, इनिशियल और फाइनल। इसका मतलब ये है आई इक्वल्स टू 1 to 10। अगर आपने एक वैल्यू 10 टाइम रिपीट करनी है, ये स्टेटमेंट्स या ये स्टेप्स, तो यहाँ पे आप बताएंगे कि शुरू कहाँ से करना है और एंड कहाँ पे करना है। तो इंडेक्स बेसिकली कोई भी वेरिएबल का नाम होगा जिसके थ्रू आप काउंट कर रहे होंगे कि ये 1 2 3 4 5 इतनी वैल्यूज हो चुकी हैं। तो बेसिकली आई इनिशियल टू फाइनल, ये आपको बताएगा शुरू कहाँ से करना है, इनिशिएट कहाँ से करना है, और एफ बताएगा कि एंड कहाँ पे करना है। और बाय एस वैल्यू का मतलब है कि आपने इंक्रीज करनी है या डिक्रीज करनी है। जैसे 1 to 10 जाना है, 1 को 2, 2 को 3, 3 को 4, 4 को 5 बनाने के लिए हम एस वैल्यू को यूज करते हैं।
तो एस वैल्यू बेसिकली इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, वो बेसिकली ये जो शुरू इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट है, इनिशियल से फाइनल पॉइंट पे जाने के लिए हम एस वैल्यू को यूज करते हैं। इसको मैं अगर आपको एग्जांपल के साथ बताऊं, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट रिपीट स्टेप 3। इसका मतलब है ये वाला जो वैल्यू स्टेटमेंट है, स्टेप है, प्रिंट सी, ये बार बार रिपीट होगा। और फोर कीवर्ड है अगेन। और ये देखें ये आपके पास इंडेक्स, कोई भी वेरिएबल जिसको आप काउंटिंग के लिए यूज कर रहे हैं, और हमने कहा है कि इसकी वैल्यू 1 से 10, जब तक 1 से 10 आता, 1 से शुरू करना है, और जब तक 10 नहीं आ जाता इस स्टेटमेंट को रिपीट करते रहना है। और बाय वन का मतलब ये है कि सी की वैल्यू में +1 करते जाना। बाय वन मीन +1 इन सी। तो जब ये यहाँ पे आएगा रिपीट स्टेप 3, ओके, उसने इस स्टेप को रिपीट करना है फॉर सी इक्वल्स टू 1। तो सी की वैल्यू क्या है, 1 है। और वो क्या करेगा, प्रिंट सी, यहाँ पे बाय 1 चेक करेगा, प्रिंट सी करेगा, और फिर यहाँ पे आके बाय 1 प्लस कर देगा। पहले वैल्यू मैं इसको अगर यहाँ पे हम स्टेप्स लिख लेते हैं, स्टार्ट, अच्छा जी, यहाँ पे 1 स्टार्ट है, 2 में ये देखें रिपीट इज ए कीवर्ड, ये इसी तरह आएगा। स्टेप 3, स्टेप 3 बताएगा कि अगले स्टेप को रिपीट करना है। उसके बाद 4 भी अगेन कीवर्ड है। और फिर हमने बताया सी एक काउंटर है जो गिन रहा है कि कितनी दफ़ा रिपीट हो चुका है, 1 टू 10। इसका मतलब है 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कि जब तक 10 नहीं आ जाता तब तक रिपीट करते रहो। और बाय 1 इसका मतलब है कि सी की वैल्यू में +1 करते जाना है। और जिन लोगों ने पहले सी लैंग्वेज पढ़ी है उनके लिए अगर मैं लिखूं तो आपने ये पढ़ा था, 4 आई इक्वल्स टू 1, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10 एंड आई प्लस प्लस। इसका मतलब क्या है कि 1 से शुरू करो, आई की वैल्यू को स्टार्ट कहाँ से करो, 1 से, और जब तक वो लेस देन इक्वल्स टू 10 रहती है इसके नीचे वाली स्टेटमेंट को रिपीट करते रहो। और क्या करो, प्लस प्लस कर दो आई में, प्लस प्लस। और प्लस प्लस का मतलब आप सबको पता है कि इसका मतलब है आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, इसमें 1 प्लस करना है, ठीक है। तो रिपीट हमने करना है स्टेप 3 को, और स्टेप 3 में हमने क्या कहा है, प्रिंट सी। और स्टेप 4 क्या है, हमने इसको एंड कर देना, ठीक है। अब ये कैसे शुरू होगा, ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा, ये सबसे पहले बोलेगा रिपीट स्टेप 3, ओके, स्टेप 3 को रिपीट करना है, इसे पता चल गया लूप है, और फॉर का लूप है, ये कीवर्ड बता रहा है, और सी की वैल्यू क्या इक्वल्स टू 1। और फिर ये चेक करेगा कंडीशन, 1 10 से छोटा है या 10 के इक्वल है, कंडीशन ट्रू है तो वो यहाँ से सीधा आएगा सी पे, और आउटपुट में हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, 1। फिर क्या करेगा, ये बाय 1 की ऑप्शन बाद में आती है, इसके बाद यहाँ पे वो आएगा, अगर मैं अगर शेप ऐड कर सकूं, ठीक है, जब वो प्रिंट कर लेगा तो फिर आके +1 करेगा, और +1 करके फिर चेक करेगा, सी की वैल्यू क्या थी, 1, 1 में 1 प्लस हुआ है तो सी की वैल्यू क्या हो गई है हमारे पास, सी की वैल्यू बेसिकली पहले 1 थी, और फिर 1 उसने प्रिंट किया है, और प्रिंट करने के बाद उसने क्या किया है, सी इक्वल्स टू 1 +1 कर दिया है, जो कि इक्वल हो गया है 2 के। 1 थी, 1 को प्रिंट किया आउटपुट में, और फिर बाय 1 करके उसमें 1 + 1 किया तो 2 हो गया। अब इस 2 की वो दोबारा कंडीशन चेक करेगा, 2 जो है वो लेस देन 10 है, उसने चेक किया है कि वेदर इट इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 10 और नॉट। तो ये इस इंक्रीमेंट करने के बाद वो दोबारा यहाँ पे आता है कंडीशन में, वो चेक करेगा इट्स लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है, तो वो क्या कर देगा, 2 प्रिंट कर देगा, दोबारा से स्टेप को रिपीट करेगा, और फिर आके +1 बाय 1 पे आएगा, और बाय 1 पे जब वो आएगा तो फिर क्या करेगा,
सी इक्वल्स टू सी प्लस वन, सी की वैल्यू 2 है और फिर उसमें प्लस 1 करेगा, तो अब सी की वैल्यू क्या हो गई है 3, और सी की वैल्यू 3 करने के बाद दोबारा चेक करेगा 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन ट्रू है, तो फिर आके प्रिंट करेगा 3 की वैल्यू, और इसको प्रिंट करने के बाद फिर बाय पे जाएगा, और उसमें बाय में इसने क्या करना है, बाय 1 का मतलब है प्लस 1 करते जाना है, तो 3 प्लस 1, अच्छा जी, यहाँ पे बाय 1 था, और इसने क्या करना है, सी की वैल्यू 3 थी और उसमें दोबारा से 1 प्लस करना है तो इक्वल हो जाएगा 4 की, जब 4 हो जाएगा तो फिर कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन अगेन ट्रू है तो यहाँ पे 4 प्रिंट करवाएगा। इसी तरह 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 प्रिंट होगा, और जब 10 प्रिंट हो जाएगा तो फिर इंक्रीमेंट होगा और c इक्वल हो जाएगा 11 के। जब c इक्वल हो जाएगा 11 के तो वो दोबारा से इस कंडीशन पे आएगा, और ये कंडीशन क्या बता रही है, 10 से बड़ी वैल्यू, कहाँ तक जाना था हमने 10 तक, अब वैल्यू 10 से बड़ी हो गई है तो अब वो रिपीट नहीं करेगा बल्कि क्या करेगा, प्रोग्राम को एंड कर देगा। अच्छा, यहाँ तक फॉर लूप हमने देखा है कि किस तरह से ये काम करेगा। अब बाय 1, बाय 2, बाय 3 जितनी भी वैल्यू हम इंक्रीज करना चाहते हैं, अब मैं 2 भी प्लस कर सकती थी, 3 भी प्लस कर सकती थी, ये अब डिपेंड कर रहा होगा हमारे प्रोग्राम पे कि हमने इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट। अब रिवर्स अगर करना होता मुझे इसे 10 से 1 तक, तो मैं यहाँ पे लिखती सी इक्वल्स टू 10 टू 1, और यहाँ पे क्या लिखती बाय -1, तो वो क्या करता है 10 -1 9 -1 8 -1 6 -1 5 4 3, और इस तरह से वो 1 तक ले आता उस वैल्यू को। इसके बाद आपके पास वाइल लूप है। वाइल का स्ट्रक्चर उससे भी आसान है, इसमें हम बताते हैं रिपीट, वाइल और कंडीशन। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, कंडीशन दे देते हैं, जब तक कंडीशन ट्रू रहती है वो उसको रिपीट करता रहता है, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है वो उसको एंड कर देता है। देखिए यहाँ पे अगेन बॉडी ऑफ लूप है, बॉडी ऑफ लूप मीन स्टेटमेंट्स और एंड ऑफ लूप। अच्छा, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बेसिकली इसमें हमें पता था हमने 10 टाइम्स रिपीट करना है तो हमने 1 to 10 लिख दिया, ठीक है, और जब हमें ना पता हो कि हमने कितनी दफ़ा रिपीट करना है, 1 10 टाइम, 20 टाइम, 30 टाइम, 40 टाइम, तो हम वो व्हाइल लूप यूज़ करते हैं, ठीक है। व्हाइल लूप हम उस वक़्त यूज़ करते हैं जब हमें नंबर ऑफ आइट्रेशंस पता नहीं होती। तो उसमें ये होता है कि हम ऐसी कंडीशन लगा देते हैं कि हम चेक करते हैं कि अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो रिपीट करते रहो, जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स होती है तो स्टॉप कर देना, और वो कंडीशन कब तक ट्रू रहेगी और कब फॉल्स होगी इसकी इसकी इंफॉर्मेशन हमें नहीं होती। तो उस केस में हम व्हाइल लूप लगाते हैं। फॉर और व्हाइल लूप दोनों रेपिटेशन के लिए यूज़ हो रहे हैं। इनमें मेन डिफरेंस ये होता है कि हमें फॉर लूप में नंबर ऑफ आइट्रेशंस पता होती हैं, व्हाइल लूप में नहीं पता होती। तो ये देखें, अब यहाँ पे ये देखें व्हाइल लूप का प्रोग्राम है, मैं इसको इसी तरह वहाँ पे भी ओके यहाँ पे अगेन लिख देते हैं। यहाँ पे स्टेप 2 जो होगा वो उन्होंने किया है सी इक्वल्स टू 1, रिपीट स्टेप 4 एंड 5 4। अब यहाँ पे 1 to 10 हमने स्टेटमेंट्स नहीं बताई, हमने कहा है सी इज लेस देन इक्वल्स टू 10, कि जब तक वो 10 से लेस रहेगा प्रिंट करवा दो। अब हमें ये नहीं पता होगा कि सी शुरू कहाँ से हुआ है, ठीक है। हो सकता है ये -10 से शुरू हुआ हो तो ये 20 टाइम रिपीट्स हो, ये -5 से शुरू हुआ हो तो ये 15 टाइम रिपीट हो, अगर ये 5 से शुरू हुआ है तो ये 5 दफ़ा रिपीट होगा। हमने सिर्फ कंडीशन बता दी है कि रुकना कहाँ पे है, ठीक है, जो शुरू हुआ है वो पहले से है, वो हमें नहीं पता। हमने क्या किया, रिपीट, फिर हमने बता दिया स्टेप 4 एंड 5, किसको रिपीट करना है, स्टेप नंबर 4 को, अच्छा यहाँ पे 3 है, और 5 को। अब यहाँ पे सिर्फ कंडीशन था बाय नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरह से काम होता है, बेसिकली कंडीशन चेक करते हैं और उसके बाद हम इनको एग्जीक्यूट करते हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे c इक्वल्स टू सी प्लस 1। ये जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है ये इसकी बॉडी वाइल की बॉडी के अंदर आता है। यहाँ पे 4 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाइल, वाइल आ जाएगा। तो जब तक c लेस देन हमारे पास
ठीक है, लेस देन 10 रहता है वो उसको रिपीट करता रहेगा। और 6 स्टेप क्या है, हमने इसको एंड कर देना है अपने प्रोग्राम को। अब इसकी वर्किंग कैसे स्टार्ट होगी, ये स्टार्ट होगा, सी की वैल्यू 1 हो गई है। अब सी 1 है, 5 है, 10 है, हमें नहीं पता। अब ये सी की स्टार्टिंग वैल्यू पहले से डिसाइड हो चुकी है, लूप के अंदर डिसाइड नहीं हुई। लूप के अंदर डिसाइड होती तो हमें पता होता 1 से शुरू होकर 10 तक आया है तो 10 टाइम्स रिपीट होगा। हमने सिर्फ ये देखना है कि 10 से छोटा है तो रिपीट करते रहो, चाहे वो जितने मर्जी दफ़ा रिपीट होता है। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पे अपने बाय 1 लिखा था वो इसकी बॉडी के अंदर आता है, ठीक है? तो रिपीट का कीवर्ड यूज़ हुआ है, स्टेप और वाइल। अगर 2 स्टेप थे तो 4 एंड 5 भी लिख दिया है। अगर 6-7 स्टेप होते तो मैं लिख देती 4 टू 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इतने स्टेप्स को रिपीट कर दो। मैं यहाँ पे यही लिख देती हूँ 4 टू 5 की मतलब 4 से 5 तक के स्टेप्स को रिपीट करना है। ये बेसिकली बता रहा होता है कि कौन से स्टेप्स को रिपीट करना है। और वाइल सी इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10। अब ये क्या करेगा, सी की वैल्यू 1 है, ठीक है? पहले कंडीशन चेक करेगा, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 10 प्रिंट कर देगा और फिर क्या करेगा, सी में +1 कर देगा। देखिए 1 + 1 2 होगा और फिर आके कंडीशन चेक करेगा। काम वैसे ही होगा लेकिन इसमें हमें नंबर ऑफ आइटरेशन नहीं पता। फिर कंडीशन ट्रू है, फिर प्रिंट करेगा, फिर +1 करेगा, फिर आके कंडीशन चेक करेगा, फिर प्रिंट करेगा। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी ये प्रिंट सी होता रहेगा और +1 होता रहेगा। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, उसी तरह जब 11 आएगा तो फिर वो यहाँ पे से रिपीट नहीं करेगा बल्कि वो यहाँ से एंड पे ले आएगा। इन दोनों स्टेटमेंट्स को स्किप करेगा और 3 के बाद डायरेक्टली एंड पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास व्हाइल लूप है। एंड ऑफ स्टेप 3, जो 3 आपने स्टार्ट किया था कि 4 से 5 तक रिपीट करो, उसने उसको एंड कर दिया है और प्रोग्राम को स्टॉप कर दिया है। तो ये 2 हमारे पास लूप्स हैं, एक फॉर लूप है और एक हमारे पास कौन-सा है, व्हाइल लूप है। ये देखें, इसको लिखने का और एक और मेथड भी उन्होंने लिखा है, फॉर दिस। ये देखें, अगर आपके पास जो वैल्यूज़ हैं उनका इंक्रीमेंट इनसाइड द लूप हो रहा है तो। अच्छा, ये प्रोग्राम आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। अगर कोई क्वेश्चन है तो एल्गोरिदम आपने मुझसे पूछना है। ओके, इसके बाद आपके पास है सब एल्गोरिदम। सब एल्गोरिदम का मतलब ये होता है कि अगर आप एक एल्गोरिदम के अंदर एक और एल्गोरिदम लिखते हैं, सब एल्गोरिदम इज ए कंप्लीट एंड इंडिपेंडेंटली डिफाइंड एल्गोरिदम। जब आप दो एल्गोरिदम एक एक एल्गोरिदम के अंदर, जैसे नेस्टेड इफ था, एक इफ के अंदर आपने एक और इफ लिखा है, तो इसी तरह एक मेन एल्गोरिदम है आपके पास नेम का, और उसके अंदर आपने सॉरी एक एक और एल्गोरिदम लिख दिया है, तो वो आपके पास क्या हो जाता है, सब एल्गोरिदम हो जाता है। अब टाइप्स ऑफ सब एल्गोरिदम किस तरह से हैं, फंक्शन और प्रोसीजर। फंक्शन और प्रोसीजर बेसिकली दो इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स या पार्ट ऑफ प्रोग्राम होते हैं। सी लैंग्वेज उन्होंने पढ़ी है या जितना मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिया है, तो फंक्शन हमने पढ़ा था कि हम जब लार्ज प्रोग्राम को स्मॉल प्रोग्राम में डिवाइड करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, तो हम फंक्शंस बना देते हैं। तो वो फंक्शंस बेसिकली उन फंक्शंस का कोड अलग अलग लिखा जाता है और फिर हम उनको कॉल करके यूज़ करते हैं। बेसिकली एल्गोरिदम भी वही चीज़ है। एल्गोरिदम एक मेन का फंक्शन है और उसके अंदर जो आप छोटे-छोटे फंक्शन लिखते हैं वो क्या है, सब एल्गोरिदम्स हैं, जिनको आप अलग-अलग लिखते हैं और सिर्फ यूज़ कर लेते हैं कॉल करके। तो फंक्शन जैसे यहाँ पे ये देखें, मेन डिफरेंस उन्होंने लिख दिया है, द फंक्शन सब एल्गोरिदम रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू टू द कॉलिंग एल्गोरिदम, के जो फंक्शन होगा वो वैल्यू रिटर्न करेगा, एक वैल्यू रिटर्न करेगा, और जो प्रोसीजर होगा वो मोर देन वन वैल्यूज को रिटर्न कर सकता है। और जो फंक्शन है इसको हम एक्सप्रेशन में भी यूज़ कर सकते हैं या ये एक्सप्रेशन को वैल्यू रिटर्न कर देता है। और जो प्रोसीजर है उसके लिए हमें कॉल स्टेटमेंट यूज़ करनी पड़ती है। लाइक ये देखें, ये मीन का फंक्शन है, इसने क्या किया, स्टार्ट मीन, ये हमने फंक्शन को कॉल किया है, लेकिन इसके साथ हमने कॉल का वर्ड नहीं लिखा, और ये देखें ये रिटर्न कर रहा है एवरेज की वैल्यू। इसी तरह हमारे पास जो प्रोसीजर होगा उसमें ये देखें, एक्सचेंज ए एंड बी लिखा हुआ है। जब हमने इसे यूज़ करना होगा तो हमें कॉल करना पड़ेगा इस एक्सचेंज को, ठीक है? ये अब यहाँ पे सिर्फ एक्सचेंज सब एल्गोरिदम जो है उसका कोड लिखा हुआ है, इसको कॉल करने का मेथड नहीं लिखा हुआ कि इसको हमने कॉल कहाँ पे
करना है। ये प्रोग्राम तो आपके कोर्स में शामिल नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे ये कुछ एल्गोरिदम्स हैं, इनको आप पढ़ लें, अगर इनमें से कुछ पूछना है तो फिर मुझसे पूछ लें। ये सारे एल्गोरिदम्स आपके कोर्स में शामिल हैं, प्रोग्राम्स इंक्लूडेड नहीं है, एल्गोरिदम सारे इंक्लूडेड हैं। तो अब आपका जो नेक्स्ट टास्क है, ये ये चैप्टर तो आई थिंक कंप्लीट हो गया है। आपका टास्क ये है कि जो एंड पे जितने एल्गोरिदम्स दिए हुए हैं, इनमें फॉर लूप लगा होगा, इनमें व्हाइल लूप लगा होगा, इनमें इफ स्टेटमेंट लगी होंगी, इन सारों को आपने पढ़ना है और जो एल्गोरिदम आपको समझ नहीं आया वो मुझे बताना है। मैं आपको उसको एक ट्राई रन करके इस तरह से एक्सप्लेन कर दूँगी। अगर आपको समझ आ गया है तो मैं उसको रिपीट नहीं करूँगी और अगर आप मुझे नहीं बताएँगे तो इट्स मीन कि आपको समझ आ गया है, तो फिर मैं रिपीट नहीं करूँगी। और जब आपके पेपर्स होने हैं तो ये एल्गोरिदम सारे उनमें शामिल होने हैं, इसलिए इनको अच्छे से प्रिपेयर करें। कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लें, बाद में मत कहिएगा कि हमने सिर्फ़ थ्योरी पढ़ी थी, एल्गोरिदम्स नहीं पढ़े थे। एल्गोरिदम आपके पेपर में आते हैं और मैं आपके जो जब पेपर कॉलेज में भी होने हैं जनवरी के एंड पे या जब भी होने हैं, मैं उनमें इन एल्गोरिदम्स को ज़रूर शामिल करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।